Hey, hello there. Assalamu alaikum, good evening and ni hao. कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? I hope that everybody is well, बिल्कुल ठीक ठाक है और खूब मज़े में हैं. Well जनाब, Saturday आ चुका है and we are back with Guest at 5 and I really hope कि आज आपका दिन अच्छा जा रहा होगा. और आई डू होप कि आप हमारा साथ देंगे अब से लेकर ठीक 6 बजे तक. प्रोग्राम में बहुत ही ख़ास बातें होंगी, ख़ास मेहमान होंगे और बहुत कुछ होगा. गला जो है कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है. कहते हैं कि पहले भी हमने वैसे ये बात कही, आज फिर यही कहेंगे. कहते हैं कि हर घर में इंसान तो होते हैं लेकिन इंसानियत ज़रा रेयर सी चीज़ है. ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न इन एवरी हाउस बट ह्यूमैनिटी इज़ बट रेयर. और रूमी का कहना ये है कि दिस मोमेंट इज़ ऑल देयर इज़. ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन. और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि हैं ऑथर भी, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. बहुत अच्छी किताबें उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे काम. ही ट्रैवल द वर्ल्ड, देन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. उनसे बात करेंगे और बहुत सारी बातें जो हम उनसे पूछना चाहते हैं. वी वांट सम एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम हिम टुडे. तो आइए बात करते हैं, वेलकम करते हैं डॉक्टर नईम मुश्ताक को. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच. मेरे लिए ऑनर है आपके प्रोग्राम में आपके शिरकत करना, स्पेशली पाक दोस्ती जो चैनल है. जी तो आई एम श्योर कि मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का भी मौका मिलेगा और बिल्कुल बहुत कुछ सीखने का भी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. और हम भी बहुत खुश हैं कि आज हमारे साथ हैं एंड वी वांट यू टू रिवाइव दोज मेमोरीज वंस अगेन, क्योंकि आपने वक्त गुजारा है चाइना में भी, हांगकॉन्ग में भी. सो ऑफ कोर्स वी वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस. डॉक्टर नईम, मुझे ये बताइए सबसे पहले बड़ी मैं एक बेसिक चीज़ से शुरू करना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो मैंने अभी लिसनर्स को भी बताया कि यू डन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. काफ़ी डाइवर्स है आपका पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो. यू डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुख्तलिफ बातों, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपने डिस्कशंस की, किताबें लिखी, आर्टिकल्स लिखी एंड इंटरनेशनली एज वेल. सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट. तो बेसिक चीज़ से शुरू करना चाहेंगे कि जहाँ कहते हैं ना कि मौसीकी और तरबियत, इज़ इट ट्रू? क्या आप अग्री करते हैं या आपका क्या कहना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं साइमल्टेनियसली चलती हैं और तरबियत का एक बहुत अहम हिस्सा प्ले कर सकता है म्यूज़िक और म्यूज़िक के डिफरेंट फॉर्म्स? क्या ख्याल है आपका? जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है. मेरा जो अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है सारा, और मेरा जो अपना तरबियत का पहलू है, उसमें म्यूज़िक, ख्वाह वो नात की शक्ल में हो या जनरल म्यूज़िक की शक्ल में हो, तो म्यूज़िक इमोशनल की डेवलपमेंट में और मिजाज की डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है. एजुकेशन जो है, लॉजिक जो है आपकी, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज की एजुकेशन है, ये आपकी लॉजिक और मंतक यानी आपकी जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं, उसमें एजुकेशन रोल प्ले करती है. और आपकी जो फील करने की सलाहियतें हैं, आपकी इमोशनल जो मैच्योरिटी है, उसमें म्यूजिक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है. जी तो अगर दोनों साथ साथ चलें तो आपका माइंड और दिल दोनों साथ साथ तरबियत पाते हुए बैलेंस और हार्मनी के साथ पर्सनैलिटी को शेप देते हैं. वंडरफुल. और ये क्या एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है सोशल डेवलपमेंट में भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो आप नसर में नहीं कह सकते, वो पोइट्री में कहते हैं आप. जी और बहुत सारी बातें होती हैं वो मंतक से नहीं कही जा सकती, वो मौसीकी से होती हैं. एब्सोल्युटली. मौसीकी का ताल्लुक सुनने से है, मंतक का ताल्लुक बोलने से है. जी तो खामोशी भी म्यूजिक का ही एक हिस्सा है. हम साइलेंस को, जो पॉज को ना, गैप कंसिडर करते हैं, हाँ जी बट मौसीकी में गैप और साइलेंस जो है ये नोट की शक्ल में होता है. सही. तो ये भी म्यूजिक का ही एक हिस्सा है. तो मैं समझता हूँ मुआशरे की डेवलपमेंट में, जो कल्चरल आइडेंटिटी में आपकी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आपकी जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, कल्चरल आइडेंटिटी है, वो आपकी म्यूजिक से बनती है. जी और बात कर म्यूजिक लॉजिक में वो बातें जो आप नहीं कह सकते, वो म्यूजिक के जरिए कानों को आसान हो जाती हैं, दिल को कबूल करनी आसान हो जाती हैं. और बात कर
बहुत सारे जख्मों पे मरहम लफ्जों से नहीं रखा जा सकता, वो मौसीकी से रखा गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने क्योंकि बहुत ट्रैवल भी किया, टर्की में भी रहे, चाइना में भी रहे, और जी ख़ास तौर पे जब हम चाइना की कल्चर की बात करते हैं और जी अगेन सोशल डेवलपमेंट से, क्योंकि आप बता ही रहे हैं कि जो कनेक्शंस हैं, तो जी काफ़ी एक मल्टी कल्चरल भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जब हम जाते हैं टूर्स पे या रहते हैं पढ़ने के जी लिए जी या काम करने। तो वी जी। वुड लाइक टू यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। अच्छा, मेरा जो चाइना के साथ पहला तजर्बा था ना, वो अगर आपको जी याद हो कि ज़ाओ का जो दौरे हुकूमत था, उसमें 1982-83 में जी जुमे की हॉलीडे होती थी, सही। और एवरी थर्सडे को, वो वीकेंड का होता था, तो एवरी थर्सडे अगर लोगों को याद हो तो चाइनीज फीचर फिल्म लगा करती थी। ओके। 11-12 बजे, ये 9:30-10 के करीब पीटीवी पे। अच्छा। तो वो होती चाइनीज लैंग्वेज में थी, मगर वो पीटीवी पे चला करती थी। तो वो मेरी फर्स्ट टाइम मैंने चाइना के कल्चर को थ्रू मूवीज एक्सपीरियंस किया। आई सी। तो मेरे पेरेंट्स भी और मेरी फैमिली भी, मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, तो हम बड़े शौक से, यानी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, हम्म। बट मूवीज बड़े शौक से देखते थे, इसलिए कि ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तानी फिल्म को चाइनीज में डब किया हो। आहा। ओके। उसकी वजह इंटरेस्टिंग। ये थी कि उन फिल्मों के जरिए पहली दफा मुझे पता चला कि चाइना का कल्चर, उनकी मॉरल वैल्यूज, उनकी सोशल वैल्यूज, औरतों का घर में एज अ फैमिली का जो कल्चर फैमिली होता है, औरतों वैल्यूज, का राइट जी। वैल्यूज, वो इतनी सिमिलर है टू पाकिस्तान के, महसूस ही नहीं होता था कि हम पाकिस्तानी फिल्म देख रहे हैं या चाइनीज की। ब्यूटिफुल। मैं उसके बाद फिर मैं लाहौर में चौके था, तो माल रोड पे रीगल बुक शॉप होता था क्लासिक्स की। जी। तो वहां पे मैं अपनी किताबें खरीदने गया बचपन में, तो वहां पे फर्स्ट टाइम मैंने देखा चाइनीज मैगजीन पढ़े हैं उर्दू में। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर मैं रेगुलर उनका कस्टमर बन गया। उनके यहाँ हम्म मूवी के अलग मैगजीन थे, हम्म। जो कल्चरल डेवलपमेंट से उसके अलग थे, पॉलिटिक्स के अलग थे, वो छपे ऑफ होते थे कोर्स। बीजिंग के। जी। और बाद में फिर जब मैंने उनको खत भी लिखा, तो पाक चाइना बुक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है बीजिंग में, जो ये सारे नेशनल उनका ऑफिशियल है, जी। जहाँ मुख्तलिफ जुबानों में ये सारे मैगजीन छपते थे, तो उर्दू में भी वो छापते प्रिंट थे, किया जाता था, सही। प्रिंट किया जाता। तो वो फिर मैंने बड़े शौक से उनका रेगुलर कस्टमर बन गया, वो बड़े शौक से मैं पढ़ता था। वो जिंदगी में आप कह लीजिए मूवी से स्टार्ट हुए, मैगजीन तक पहुंचे, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर 89 में जब मैं अच्छा, उस दरमियान में फिर जैकी चैन की फिल्में वगैरह देखते थे। ओहो तो हो, हाँ, मैं बड़ी मूवी हिट गोअर, थी। मैं बहुत शौक से, हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो अर्ली 86-85 में या अर्ली 84 में जैकी चैन की मूवी आती थी, बड़ी हिट थी। हम्म। तो वो एक कल्चर, वो उससे थोड़ा सा शनासाई हुई। ओहो। तो यूं आहिस्ता आहिस्ता ना, थ्रू मूवीज एंड थ्रू बुक्स, फिर उसके अलावा वो छोटी छोटी किताबें होती थी, माओ तुंग की बुक्स होती थी, फिर लोग फोक स्टोरीज होती थी, लोग हाँ चीनी लोक ठीक, कहानियां, सही। वो पढ़नी शुरू की। फिर पेंटिंग्स होती थी, कैलेंडर होते थे। ये ओरिएंटेशन थी मेरी। फिर 89 में जब मैं हांगकांग काम और एजुकेशन दोनों के लिए गया, तो फिर चाइनीज उसमें गए, मगर वहां पे फिर जब फर्स्ट टाइम मैं जब गया, जी। तो हमें वो यानी कि वीजे के लिए जाना पड़ा शेंजन। अच्छा, तो ये तो आप 91 की किस बात, 90s की बात करें जब काफी डिफरेंट। मैं 89 में मैं दिसंबर में गया हूँ। अच्छा, इसी। तो 91 में फर्स्ट टाइम मैं शंजन गया हूँ, बॉर्डर सही। क्रॉस किया है। ठीक तो है। उसमें शंजन उस वक्त डेवलपिंग फेजेस में था। मिठा, सही, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, वहाँ पे एक और एक्सपीरियंस हुआ कि चाइनीज, जो हांगकांग के चाइनीज हैं और जो चाइना के चाइनीज हैं, उनमें जमीन आसमान का मिजाज का फर्क है। ऑफ कोर्स जी। जो हांगकांग के चाइनीज हैं, वो कमर्शियल मिजाज के ज्यादा हैं, जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे। जी। मगर जब मैं चाइना में गया हूँ, तो मुझे ऐसे लगा मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ। ओके। वो अपनाइयत जो फिल्मों में कभी फील होती थी, वो कल्चर, वो उठना बैठना, ऐसे लग रहा था जैसे मैं हांगकांग से वापस चाहे पाकिस्तान आ गया। अच्छा। तो हांगकांग जो कि मल्टी वो कल्चरल और वो ऑफ सारा कोर्स, था, तो उसमें मेट्रोपॉलिटन। कमर्शियलिज्म, बिल्कुल। एग्जैक्टली वो मैं, तो वो फिर उसके बाद फिर एक और दो बिजनेस ट्रिप के लिए मुझे ग्वांगझो जाना पड़ा ट्रेन से। तो 2 दिन का सफर था। जी। तो मैं ग्वांगझो तक गया हुआ, शंजन और ग्वांगझो तक, बस 2 जगहों पे गया हुआ। तो वहां पे भी सही। मैंने देखा जो पाकिस्तान का, जो अच्छा, 2 मुल्कों में मुझे पाकिस्तान से बेइंतहा बेलौस मोहब्बत मिली है, एक तुर्की और एक चाइना। सही। तो तुर्की भी जाना हुआ है, तो तुर्की जाए तो ऐसे लगता है अपने घर में वापस आ गए, और चाइना जाए तो ऐसे लगता है अपने घर में वापस आ गए। बिल्कुल सही। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये हुआ कि अब जब मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि मैं आपको उन्हीं एक्सपीरियंसेस से गुजारूं, तो अब ना कोई यहाँ पे बुक शॉप है जो वो चाइनीज के, जो उर्दू के और मगर कल्चरल मगर मैगजीन है। मैगजीन्स कुछ हैं ऑनलाइन,
अच्छा। जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आप ज़रूर देखिएगा, दे आर क्वाइट अ फ्यू ऑनलाइन मैगजीन्स एज वेल, हाँ, जिसमें वो चाइना ऑनलाइन और का जो कल्चर है पाकिस्तान। ना, हाँ, ऑनलाइन एक्चुअली का वो जो बात तो कल्चर है ना, नहीं है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो वो बात जो तो नहीं है, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है ना हार्ड कॉपीज का, अनफॉर्चुनेटली जी, हाँ वो अनफॉर्चुनेट अब ठीक है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मुलान फिल्म आई है अभी, जी, और इसी तरह कंग फू पांडा हो गया, तो इन बिल्कुल हॉलीवुड मूवी से देख के, चाइनीज कल्चर का थोड़ा बहुत वो टच ले लेते हैं। बिल्कुल। और उसके और अलावा जी सॉरी प्लीज़ आप सॉरी, बात और कीजिए। इसमें इस्लामाबाद में मुख्तलिफ कल्चरल शो होते हैं जो यही, चाइनीज के हैं, वहां पे बिल्कुल मैं चला जाता हूँ बच्चों को। तो वो एक समझ लीजिए कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान चाइना की जो कल्चरल पार्टनरशिप है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल और दूसरे जी, मामलात में, कल्चरल पार्टनरशिप बहुत इम्प्रूव होने वाली है। जी, लोगों यहाँ पे जो मुख्तलिफ एनजीओ काम कर रही हैं, जो मुख्तलिफ जो सेक्टर में कल्चरल एरियाज में लोग काम कर रहे हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट में, उस पर बहुत ज्यादा काम होने वाला है, जी, ताकि चाइना का जो इमेज है वो कमर्शियलिज्म के साथ अटैच हो गया ना। हुँ, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप चाइना जाना हो तो आपकी और उनकी जो मॉरल और रिलीजियस वैल्यू, हमारे यहाँ तो रिलीजियस में कन्वर्ट हो जाती है ना मॉरल वैल्यू, जी, उनके यहाँ कल्चरल और सोशल वैल्यूज में वही रिलीजियस वैल्यूज मिलेगी जो हमारे यहाँ इस्लाम में है। बिल्कुल जी, और मेरे ख्याल में जो अपनाइयत का पहलू है, मूवीज यहाँ चाइनीज आनी चाहिए, बहुत ज्यादा टीवी पे दिखाएं, सिनेमा में दिखाएं, हुँ, जॉइंट प्रोडक्शन होनी चाहिए, ताकि अपनाइयत जो कमर्शियल अपनाइयत है ना, वो कल्चरल अपनाइयत में कन्वर्ट हो। सही। और ये बड़ा एक खूबसूरत कलरफुल कल्चरल एक्सचेंज एग्जैक्टली होगा exactly. पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जो कि ऑलरेडी आपने जैसे खुद भी मेंशन किया कि यहाँ पर जो बहुत अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम्स जो हैं किए जाते हैं, जो शोज़ हैं, चाइनीज़ कल्चरल शोज़ हैं उनका, आई थिंक आपका ये एक बहुत ही अच्छी एक बात मैं सोच रही थी ये कि आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटी and to एग्जैक्टली enrich themselves with this new culture and learning about it. और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही डॉक्टर नईम कि चाइना जब आप गए तो यू फेल्ट वेरी एट होम, और शायद जी, इसकी एक वजह ये कि ऑफ कोर्स द पीपल आर सो वेलकमिंग। जब भी बिल्कुल, पाकिस्तानी वेरी वहाँ जाते हॉस्पिटैलिटी। हैं दे वेरी वेलकम, बहुत एग्जैक्टली, वार्म हैं पाकिस्तानी दोस्तों के साथ। और उसके अलावा हमारी सिमिलैरिटीज़, वंस अगेन वहीं आ गए कि सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे कि वही फैमिली वैल्यूज़ और एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि आई थिंक दुनिया में हर मतलब बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पर ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो और ये मैं आपको चाहे एक और दिलचस्प बात बताऊं, सॉरी जी, टू कट जी, यू, जी, ज़रूर ये प्लीज़। जब अर्ली अर्ली 90s में जब मैं हांगकांग से चाइना जाता था, जी, तो पाकिस्तान वर दी ओनली वन जिनको वो फ्री वीजा देते थे बॉर्डर पे, चाइनीज एम्बेसी वाले, सही, ऑफ कोर्स। चाइनीज इमिग्रेट, बाकी सबसे वो वीजा फीस चार्ज करते थे उन दिनों में। अभी का मुझे नहीं पता लेटेस्ट क्या है, जी, जी, बट वो देखते थे ना पाकिस्तानी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा स्टैम्प करते थे, इतनी मोहब्बत और अपनाइयत थी। यही हमारी दोस्ती है, एग्जैक्टली अच्छा, तो ये फिर आपने एक्सपीरियंसेस वहाँ अब कितने अरसे रहे चाइना में, या क्या आप विजिट कर रहे थे या वर यू लिविंग मैं देयर एज साथ वेल? पढ़ाई भी कर रहा था, साथ काम भी कर रहा था, तो मैं 97 में फिर वापस पाकिस्तान आया हूँ। इस दौरान में मुझे अच्छा, 2 दफा बिजनेस ट्रिप के लिए, जिन कंपनी के लिए काम करता था, एक दफा शंजन जाना पड़ा और एक अच्छा, दफा मुझे गुआंगझो जाना तो पड़ा। आपने एक शंजन भी बड़ा अभी तो खैर माशाल्लाह बहुत डेवलप हो गया है, जी, शंजन और गुआंगझो। बिल्कुल मैं तो यही कहने वाली 94 से के बाद मैं नहीं गया। आई विश कि मैं किसी वक्त जा सकूं और वहाँ पे इंशाल्लाह। सफरनामा लिख के हाँ, लेटेस्ट जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं, अब चूंकि मैं ऑथर भी हूँ, उस वक्त ऑथर नहीं था, तो अब किताब लिखने का फन भी है, ट्रेवल लॉग भी मैंने काफी लिखे हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि कभी अगर अल्लाह मौका दे तो मैं कल्चरल टूर के साथ मैं सारी ये फीलिंग्स को अपने उसमें बुक फॉर्म एक्सप्रेस में कर पाए। कन्वर्ट करके तो लोगों के लिए यहाँ लिखूं, यस, आई ताकि लोग उसको पढ़ें तो उसको आगे देखें। बिल्कुल आई फ्यूचर थिंक में पाकिस्तान और चाइना की जो पार्टनरशिप है ये दुनिया में इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी शिफ्ट करेगी, पैराडाइम शिफ्ट का बायस बनेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आई थिंक यही टाइम है कि जी, और बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे आपने कहा दिस इज़ द टाइम टू टू डू दोज थिंग्स। अच्छा डॉक्टर नईम, अब जहाँ पे ये हम बात कर रहे थे कुछ जो कल्चरल डिफरेंसेस जो थे वो जी, जी, आपके ख्याल से कि जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त जाना चाहते हैं चाइना, तो उनके जी, जी। लिए आपने ऑफ कोर्स इट्स बिन वंडरफुल और बहुत अच्छी अच्छी बातें, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके लिए उनको प्रिपेयर रहना चाहिए कि वी आर गोइंग देयर टू स्टडी, तो कौन सी नए एक्सपीरियंसेस या होंगे उनके लिए जिनके लिए तैयारी करके जाएं? अच्छा, मेरे ख्याल में ना बाकी ममालिक की निस्बत जब आप चाइना में जाते हैं ना, तो चाइनीज लोग इतने समझदार और इतने मोहब्बत वाले हैं जी, कि वो खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि आदमी कहाँ से आ रहा है, उसको हमने कैसे अकोमोडेट करना है। अच्छा, जब मेरा फर्स्ट टाइम चाइना जाना हुआ तो मुझे उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया, कंपनी के सीईओ ने ना। सही,
तो उन्होंने कहा जी हमने आपके लिए मुस्लिम रेस्टोरेंट का इंतखाब किया और वी मेक श्योर के टेबल पे वाइन या स्वाइन या इस तरह के पोक वगैरह कोई ऐसी चीज ना हो जो आपके मजहब में जायज नहीं है। सही। और उन्होंने कहा कि चाइनीज कल्चर उस वक्त ये इतना एक्सपैंड था कि हर तरह की कौमियत और हर तरह के मजहब के मानने वालों के लिए अलग से रेस्टोरेंट भी हैं और अलग से विजिटिंग प्लेसेस भी हैं। तो मैं यहाँ जो इम्प्रेशन है ना पाकिस्तान में कि वो एंटी रिलीजियस लोग हैं, मुझे नहीं लगा वो एंटी रिलीजियस लोग हैं जी। वो रिलीजन की रिस्पेक्ट करने वाले हैं और बिजनेस को है जी जो सबसे जरूरी है। तो जब भी मेरा जाना हुआ मैं ये कहूंगा कि आप जब जाएं तो यहाँ से जाने से पहले यहाँ के लोगों को भी मैं कहूंगा, एडवाइस करूंगा कि बिजनेस एथिक्स की कोई अच्छी सी ट्रेनिंग ले लें या इंटरनेशनल कोई किताब पकड़ लें, वो आपको हर जगह काम आएगी, सिर्फ चाइना ही नहीं काम आएगी जी। तो वो एक बेसिक कस्टमर सर्विस के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ मैनर्स और एटिकेट्स के होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है जब आपको नहीं पता कि आपने दूसरे मुल्क में कैसे बिहेव करना है तो द बेस्ट थिंग मैनेजमेंट में हम जो कहते हैं कि आप मेजबान से पूछें, उनको बताएं कि आई एम न्यू हियर, आई एम न्यू टू द कल्चर एंड ट्रेडिशंस, काइंडली गाइड मी एंड एडवाइज मी हाउ टू एक्ट। बिल्कुल सही। आप उनसे पूछ लें, वो आपके मेजबान के साथ साथ गाइड भी बन जाएंगे, तो इस पे आपको एम्बेरसमेंट से भी बच जाएंगे और अपनाइयत में और मोहब्बत में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। सही कह रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बातें हो गई वो तैयारियां जो करके जानी है। अच्छा, लेट्स कम टू सीपेक। ऑफ कोर्स जैसे कि आपको मालूम है कि सीपेक हैज एंटर्ड अ न्यू फेज ऑफ हाई क्वालिटी डेवलपमेंट और वी आर सीइंग अ ब्राइटर एंड अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन इंशाल्लाह। तो आप हम चाहेंगे कि आप अपने व्यूज शेयर करें। मैं ये कहूँगा कि मैम एक तो चाइनीज लैंग्वेज को जो है ना नेशनल सतह के ऊपर यूनिवर्सिटीज में चाइनीज लैंग्वेज को प्रमोट करें, सिखाया जाए। मगर चाइनीज कोई भी लैंग्वेज हो, नॉट ओनली चाइनीज, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने से नहीं आती जब तक कल्चरल उसको सपोर्ट ना मिले। सही। तो यहाँ पे मुख्तलिफ पाक चाइना के सोशल क्लब बन जाएं, चाइनीज फिल्म फेस्टिवल्स हो जाएं, चाइनीज मूवीज आ जाएं। चाइनीज आपको याद होगा 88-89 में पाकिस्तान टीवी ने टेली प्ले का चाइना के साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें चाइनीज एक्टर्स भी थे और इधर से पाकिस्तानी कवि ने रोल प्ले किया था जी। तो वो हॉकी के ऊपर था कि चाइना से कुछ लोग हॉकी सीखने पाकिस्तान आते हैं और कुछ पाकिस्तान से चाइना जाते हैं ट्रेन करने के लिए जी। तो वो देख लें इस तरह की जो जॉइंट प्रोडक्शंस है ना जिसमें अजनबियत कम से कम हो। बिल्कुल। क्योंकि लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको साइकोलॉजिकल मोटिवेशन चाहिए होती है, वो मोटिवेशन आपको कल्चरल सपोर्ट से और सोशल राब्तों से आती है, वो क्लासरूम से नहीं मिलती। नहीं मिलती। अच्छा, जब हम चाइनीज लैंग्वेज की बात करते हैं, आपने वैसे एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात को आप लेके आए हैं सामने जिसके बारे में आई थिंक गौर करना ज़रूरी है कि लैंग्वेज सीखना, चाइनीज लैंग्वेज, वैसे भी एवरी लर्निंग एनी लैंग्वेज इज़ अ गुड थिंग, लेकिन ऑफ कोर्स इस वक्त इट वुड बी हाईली रिकमेंडेबल कि हम चाइनीज़ सीखें। चाइनीज़ लैंग्वेज क्या आपने सीखने की कोशिश की जब आप चीन गए, और क्या आपको लगता है कि एक बहुत मुश्किल लैंग्वेज है क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न? मैं चूंकि हांगकांग में था, वहाँ पे कैंटोनीज बोलते हैं और उनका एक्सेंट थोड़ा सा ना लैंग्वेज में, यानी आप कह लीजिए अंदाजे बयां थोड़ा सा तल्ख है। सही। जब मैं चाइना गया ना तो अब मुझे लैंग्वेज की समझ तो नहीं आती थी, मैं सिर्फ उनकी जो टोन होती है ना, टोनैलिटी जी, उस पे फोकस करते हुए कि कैंटनीज जो है वो तुर्श है, तल्ख है उसकी टोन में। जब आप मैंड्रीन की तरफ आते हैं तो वो स्वीट एंड सॉफ्ट हो जाती है। ठीक हो गया। तो मेरा चूंकि अपना जो एक्सपोजर था, मैं जो कि फॉरेन कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ पे कैंटोनीज में थोड़ा बहुत जो काम चलता था ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में था, मगर मैंड्रीन में मैंने सीखी नहीं है इसलिए कि वहाँ पे जाना नहीं हुआ और वहाँ पे रहना भी नहीं हुआ। वो बिजनेस ट्रिप थे 2-3 दिन के, मगर उन 2-3 दिन के ट्रिप्स में एंजॉय बहुत किया। सही। ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये है कि मेरा ख्याल में जो चाइनीज लैंग्वेज है ना वो एक्सेंट से भी अट्रैक्ट करती है आपको, मैंड्रीन जो इनकी है, और फिर उसमें मुख्तलिफ सूबों का अपना एक एक्सेंट और मतलब इतने प्रोविंसेस हैं चाइना में, इतने रीजन्स हैं, 4 मेन रीजन्स हैं, और मतलब दे आर आई थिंक 23 प्रोविंसेस इफ आई एम राइट। तो इट्स itself it is a country that offers so much of culture and region to region different foods, different things, language में changes जैसे आपने mention किया and so on. So I think बड़ा एक interesting और fascinating ये बात है। तो मगर फिर आपने कोशिश की सीखने की, I mean did you keep it up rather बाद में?
वो थोड़ी बहुत तो सीख ली, सरवाइव करने के लिए तो सीख लेता ना। अब 97 से मैंने छोड़ा हुआ, तो उसके बाद जो सीखी होगी वो भी हज़फ हो जाती है। रिवाइव करने का टाइम आ गया अब आपका। हाँ, तो बस उसमें ये है कि अपनाइयत नहीं भूली, जुबान भूल गई। नहीं, सही है। नहीं, ऑब्वियसली लैंग्वेज तो एक ऐसी चीज़ के जब तक उसको बोला नहीं जाए, प्रैक्टिस ना किया जाए, तो फिर वो उसका मज़ा क्या रहता है कि बात ही नहीं होती, फिर तो वन कैन नॉट रिमेंबर, इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा, डॉक्टर नईम मुश्ताक, बहुत अच्छी किताबें आपने लिखी एंड बहुत अच्छे आर्टिकल्स आपने लिखे। सो बिकॉज हम अपने प्रोग्राम में अपने गेस्ट्स की अचीवमेंट्स को या सक्सेस स्टोरीज़ को ज़रूर डिस्कस करते हैं टू इंस्पायर द यंगर पीपल, द यूथ एंड दोज पीपल हु वांट टू कम इन दैट फील्ड, कि क्या उन्होंने करना है और क्या वो स्ट्रगल्स हैं जिससे जब वो गुजरेंगे तभी वो उस पॉइंट पर पहुंचेंगे, राइट? सो कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने पहली किताब जो लिखी वो कैसे लिखी और क्या सोच के लिखी? मेरी पहली जो पहली किताब थी वो मौलाना रूमी के ऊपर थी, नगमा रूमी। ब्यूटीफुल जी। ठीक है ना। तो रूमी को मैंने जब पढ़ा है ना, तो रूमी ने मुझे माइंडसेट ऐसा दिया कि वो ना लोकल था जी, ना रिलीजियस था, वो यूनिवर्सल और स्पिरिचुअल जी। और उस माइंडसेट की खूबी ये है कि आप जिस जगह भी जाएं वो आपकी अपनी होती है, अजनबियत कहीं नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं अगर चाइना भी गया था तो मैं उसको अपना ही मुल्क समझता था, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस जो है ना वो सरहदों में और अकीदों में बटी हुई है। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को जब मैंने पढ़ा है मसनवी में, तो उन्होंने मुझे, पहली किताब भी मैंने उन्हीं के ऊपर लिखी थी, उन्हीं के कोटेशंस मैंने मसनवी में लिए थे जी। और वो मुझे इसलिए इंस्पायरेशनल है कि वो यूनिवर्सैलिटी की, वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं जी। और ह्यूमैनिटी के अंदर फिर आइडेंटिटी आपकी स्पिरिचुअल और बाकी चीज होती है। उसमें फायदा ये होता है कि बाकी मुल्कों के लोग, आप अगर मेजबान हैं जी तो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, और अगर आप मेहमान हैं तो फिर आप उनके लिए एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। सही। तो ये कल्चरल जो है हमारी आइडेंटिटी है, उसमें मैं समझता हूँ सीपैक में और पाक चाइना कल्चरल एक्सचेंज में मौलाना रूमी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह इस्लाम और वेस्ट में कनेक्टिविटी का रोल मौलाना रूमी ने प्ले किया है। सही। तो इसके साथ फिर मैंने उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर्स की तरफ आया, तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखा, फिर जो एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म के ऊपर लिखा, इस खित्ते में जो फैला है जी, फंडेड या सपोर्टेड जो भी है जी। उसको फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन इंटरफेथ इंटरफेथ पे भी मैंने काम जी, उस पे भी मैंने काम किया। मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे 350 वीडियोस हैं जिसमें इंटरफेथ के ऊपर टॉक्स हैं, मस्जिद में, चर्च में, अमेरिका में, तुर्की में, बरतानिया में जी। और इसके अलावा किताबें उसके ऊपर मैंने लिखी हैं, सीरतुन नबी के ऊपर भी जी। और लीडरशिप और मैनेजमेंट में जो चीजें मैं थ्रू लेक्चर्स और थ्रू आर्टिकल्स में पढ़ाता हूँ, उसमें फोकस ये होता है कि यू नीड टू रीडिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय अ पाकिस्तानी, यू नीड टू रीडिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय अ मुस्लिम। ये दोनों टाइटल हैं, मगर इन टाइटल्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है। सही। पाकिस्तानी होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है या किसी और को एक्सेप्टेबल नहीं करेगा अपने लिए। इट्स अ यूनिवर्सल माइंडसेट। पाक लोग यानी द लैंड ऑफ प्योर, तो प्योरिटी थॉट प्रोसेस में नहीं होगी तो यू कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ प्योर पाकिस्तानी। मे बी यू हैव अ नेशनैलिटी ऑफ पाकिस्तानी बट यू आर नॉट अ पाकिस्तानी। बिल्कुल, वंडरफुली सेड जी। हाँ जी। हाँ, तो इसी तरह जैसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आगे चल के सीपैक के नतीजे में एक कल्चरल इकोनॉमिकल के साथ साथ कल्चरल रेवोल्यूशन आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल सही। अगर आपके थॉट प्रोसेस में एक्सपेंशन और वुसअत नहीं होगी जी, और अगर आपकी थियोलॉजी में अकोमोडेटिंग एटीट्यूड नहीं होगा, तो ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ ये जो रिजेक्शन का माइंडसेट है ना एक्सट्रीमिज्म का, वो आपको बहुत मुश्किल में डाल देगा। सोसाइटीज डेवलप होती हैं आप कह लीजिए अकोमोडेटिंग एटीट्यूड के ऊपर जी। उसमें गवर्नमेंट को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी रिवाइज करने पड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को रिवाइज करके उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाके हर एक को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि हर कोई जो लोग हैं, जैसे हम हांगकांग में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ कुछ लोगों को फैसिलिटीज बाकी ममालिक में की निस्बत, या यूरोप में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं फैमिलीज के साथ, तो आप देखें वो कितनी अकोमोडेटिंग सोसाइटीज हैं कि हम लोगों को वहाँ पे अकोमोडेट कर देते हैं। जी। तो सिमिलरली जब सीपैक खुलेगा तो लोगों की तवज्जो भी इधर होगी, पाक चाइना जो रिलेशनशिप्स हैं और ट्रैवल हैं वो
बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जी। वो तभी फायदेमंद होगा जब हम अपने रवैयों में आज से तब्दीली पैदा करने की कोशिश करें और सोसाइटी को पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर डेवलप करना शुरू करें। बिल्कुल। तो ये टीम वर्क है बोथ बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर नईम, आपसे बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं एंड आई विश दैट वी कुड Thank you कैरी so ऑन much. द कॉन्वर्जेशन बिकॉज सच सो मेनी थिंग्स एंड एट सम पॉइंट हम आपको फिर इनवाइट करेंगे डेफिनेटली स्टूडियोज़ में भी। जाने से पहले बस एक बात मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर शेयर करें उन तमाम लोगों से, लिसनर्स से, जो कि अगेन दे आर इंस्पायर्ड टू डू थिंग्स इन लाइफ, लेकिन आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक बात कही है जो आई थिंक हम सब के लिए ज़रूरी है। एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरी फील्ड, ज़िंदगी के हर हिस्से में वो चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि हम जहाँ पर जाएं उस जगह को अपना बनाएं, टू मेक आवर सेल्स फील लाइक दैट इज़ आवर ओन प्लेस। आई थिंक ये मैं आई विल टेक दैट फॉरवर्ड लेटर ऑन। लेकिन आपसे मैं चाहूँगी कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें उन तमाम लोगों को जो कि आपको इस वक्त सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हम मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी एंड बहैसियत मुस्लिम, हम जिस खुदा पे ईमान रखते हैं वो सबका खुदा है। वो चाइनीज का भी खुदा है, वो वेस्ट का भी खुदा है, वो ईस्ट का भी खुदा है, वो वेस्ट का भी खुदा है। तो हम जब अपने आप को देखें तो हम ये देखें कि वो भी खुदा की मखलूक है, यानी एक्सेप्टेबिलिटी हमारे नज़दीक यूनिवर्सल हो। जी। हम सबको अपना समझ के चलें, वो नेशनैलिटी डिफरेंट होने से कोई दूर नहीं हो जाता। सही। इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ ओनली, बट अल्लाह वहाँ पे भी है, अल्लाह इधर पे भी है। एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा, थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, मेरे लिए ऑनर है, मेरी तरफ से सबको सलाम हो और पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। थैंक यू। आमीन। हमारे साथ थे हमारे बहुत अच्छे मेहमान, उनकी बातें आपने सुनी एंड वी विल थिंक अबाउट द थिंग्स ही सेड एंड वी विल टेल यू वंस अगेन, वी विल फिल यू इन इफ़ यू मिस्ड आउट ऑन द शो। लेकिन इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं कुछ बहुत ही ख़ास कमर्शियल्स, सो लेट्स गो टू अ कमर्शियल ब्रेक। उसके बाद वापस आते हैं और फिर थोड़ा सा टाइम होगा कि हम थोड़ी गपशप कर लें। ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक और